नमस्कार साथियों, रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने जो बात की थी वो इतिहास को लेकर, आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें अपन ने बात कर ली थी यूरोपीय कंपनियों का आवागमन। अब आगे अपन बात करेंगे उत्तर मुगलकालीन शासक। अब मुगल काल वो विशाल साम्राज्य, वो सांस्कृतिक सर्वोच्चता और समकालीन विश्व में विशाल सेना, विशाल सांस्कृतिक महत्व और विशाल साम्राज्य के बाद भी मुगल साम्राज्य किस तरह एक ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाता है। और वो साम्राज्य जो एक लंबे पीरियड तक शासन करने के बाद, एक सुदृढ़ शक्ति स्थापित होने के बाद, औरंगजेब के काल में या औरंगजेब के बाद एकदम से 1740 तक तो आते आते समाप्त हो जाता है। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से मुगल साम्राज्य के पत्ते खुलना शुरू होते हैं और 1740 तक आते आते 1737 में बाजीराव प्रथम और 1740 के नादिर शाह के आक्रमण से एकदम स्पष्ट रूप से पतन मुगल साम्राज्य का दिखाई देता है। आज अपन आधुनिक भारत के इतिहास में बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट, जिनमें 1700 से लेकर 1740 तक कम से कम मानो तो आप 8 शासक चेंज हो जाते हैं मुगल काल के। तो अपन बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। अब क्या है कि अपन ने देखा कि मुगल काल में औरंगजेब तक स्थिति सही रहती है, लेकिन औरंगजेब की कुछ ऐसी नीतियां आती हैं तथा उनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिनके कारण अपन ये देखते हैं कि मुगल साम्राज्य एकदम से गिर या समाप्त हो जाता है। तो क्या कारण रहे, कौन कौन सी नीतियां उत्तरदायी रही, ये है। तो अपन देखेंगे कि मुगल काल में जो अंतिम मुगल सम्राट थे औरंगजेब, उनके द्वारा जो धार्मिक व्यवस्था या औरंगजेब ही उत्तरदायित्व मान सकते हैं, उनके द्वारा जो फैसले लिए गए, जो अकबर द्वारा धार्मिक सहिष्णुता की नीति को अपनाया गया था, उसे न बढ़ाकर उन्होंने असहिष्णुता की नीति अपनाई, कट्टर इस्लाम को आगे बढ़ाया। इसकी बदौलत भी मुगल साम्राज्य के पतन को अपन देखते हैं। दूसरा ये कारण है कि मुगल साम्राज्य के लिए जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल उत्तरकालीन मुगल शासक हुए, उनमें एक भी योग्य सम्राट या योग्य शासक सिद्ध नहीं हुआ। वो भी एक कारण माना जाता है मुगल साम्राज्य के पतन का, जो अपन और जो मुगल काल, जो मुगल सम्राट जिसके थ्रू चलते थे वो थे मुगल अभिजात वर्ग, उसका पतन भी एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और दरबार की गुटबंदियां, बाहर के शत्रुओं का विरोध और स्वतंत्र राज्यों की स्थापना, ये सब कारण मुगल साम्राज्य के अंतर्गत रहे हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य। ये सारी बातें, मुगल साम्राज्य कैसे बढ़ा, क्या उसका सांस्कृतिक विस्तार था, क्या उसका साम्राज्यिक विस्तार था, कहाँ तक उसका क्षेत्र फैला हुआ था, ये तो बात अपन मध्यकाल के अंतर्गत करेंगे। अब आधुनिक भारत के अंतर्गत अपन बात करेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राटों की, जिनमें अपन बात करते हैं सबसे पहले बहादुर शाह प्रथम। आज का अपना बिंदु है उत्तरकालीन मुगल सम्राट। उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ये अपन बात करेंगे 1707, जहां से औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और बात करेंगे अपन 1857 की क्रांति तक। तो अपन इसको देख सकते हैं 1707 से 1857। ठीक है बात, ये ईस्वी का पीरियड। ठीक है, पहले एक बार अपन क्या है कि सीरियल से उन शासकों के बारे में देख लेते हैं, और उसके बाद अपन बात करेंगे कि आगे कौन कौन से शासक की क्या व्यवस्थाएं रही, किस तरह से उन्हें शासन किया गया। तो पहले देखते हैं औरंगजेब के बाद बहादुर शाह प्रथम। तो नंबर 1 बहादुर शाह प्रथम, इनका काल है 1707 से 1712। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपके इनके क्रम से ही आपका आंसर निकल के आ जाएगा। फिर
जहादार शाह दूसरा शासक है। इसका टाइम माना जाता है 1712 से लेकर 1713, ये सारे ईस्वी में है। ठीक है, नेक्स्ट फर्रुखसियर। फर्रुखसियर इनका होगा 1713 से 1719 ईस्वी। ठीक बात। इनके बाद होंगे रफ़ीउद्दरजाद और रफ़ीउद्दौला। इनका काल रहेगा 1719 में, ये दोनों सिमट जाते हैं। रफ़ीउद्दौला इनका काल भी 1719 में ही सिमट जाता है। ठीक है, अब इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 48, सबसे लंबा उत्तरकालीन मुगल शासकों में सबसे लंबा शासन मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला बादशाह की उपाधि दी जाती है 1719 से लेकर 1748 ईस्वी तक। ठीक बात। फिर 7 नंबर अहमद शाह, सातवें जो उत्तर मुगल कालीन शासक थे वो थे अहमद शाह। ठीक है, इनका टाइम पीरियड माना गया है 1748 से 52। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो गई बात। अब देखो, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफ़ीउद्दरजाद, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला और अहमद शाह, ये तो हो गए 7। ठीक है, आगे देखते हैं। आलमगीर द्वितीय, इनका टाइम है 1754 से 1759। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है शाह आलम द्वितीय। इनका जो टाइम है वो है 1759 से लेकर 1806। फिर उसके बाद शाह आलम द्वितीय हो गए। फिर अकबर द्वितीय, इनका जो टाइम है वो है 1806 से लेकर 1837 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो होगा बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर 1857। बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है, 1837 से लेकर
1857 की क्रांति तक। ये साहब 11 मुगलकालीन शासक हुए। कहाँ? 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से शुरू होते हैं औरंगजेब के पतन के साथ, मुगल साम्राज्य के पतन के साथ, या उत्तर मुगलकालीन राज्य की शुरुआत होती है बहादुर शाह प्रथम से, और 1857 की क्रांति के बाद भारत में व्यवस्थित रूप से एक बार फिर अंग्रेजों द्वारा अपनी उपलब्धि को सिद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्रम वाइज इनकी क्या विशेषताएं हैं, इन्होंने कौन से महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ी और इन्हें कौन सी उपाधि प्रदान की गई, इनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम। अब क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जो शासन की सत्ता है वो किसे सौंपी जाती है? बहादुर शाह प्रथम को सौंपी जाती है। बहादुर शाह प्रथम द्वारा जो सबसे अधिकतम उम्र में क्या है, शासक बनने वाले वो मुगल सम्राट थे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं 1707 से। बहादुर शाह प्रथम, जिनके बारे में ऐसे कहा जाता है कि अगर किसी उत्तर मुगलकालीन साम्राज्य के बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं तो वो एकमात्र थे, योग्य, और वो थे बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि बहादुर शाह प्रथम का जो टाइम था वो कब था? 1707 से 1712 ईस्वी। ठीक है, अब इनका वास्तविक जो नाम था वो था मुअज्जम। अब वास्तविक नाम था मुअज्जम। ठीक बात। और इन्होंने क्या किया कि 1707 में ही अपने छोटे भाई थे आजम, एक जजाऊ नामक स्थान पर युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध में, इस युद्ध में अपने छोटे भाई आजम को हराकर मुअज्जम ने क्या है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या किया, मुगल गद्दी पे अपना शासन शुरू किया। इसके बाद इनके बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है कि 63 वर्ष की उम्र में सबसे अधिकतम उम्र में शासक बनने वाले मुगल सम्राट थे। तो सबसे उम्रदराज मुगल सम्राट, सबसे अधिक उम्र वाले मुगल सम्राट। इसके बाद इन्होंने क्या है कि जोधपुर के राजा अजीत सिंह तथा सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता किया। ठीक है, अब सिखों के अंदर जो अजीत सिंह थे, गोविंद सिंह थे, और जो जोधपुर के महाराजा थे जो औरंगजेब के साथ अच्छे जिनके संबंध नहीं रहे, फिर औरंगजेब के बाद इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह ने अजीत सिंह के साथ समझौता करके उन्हें व्यवस्थित रूप से जोधपुर रियासत में स्थापित कर दिया तथा सिखों के साथ भी एक शांतिपूर्ण और व्यवस्थित समझौता बहादुर शाह प्रथम द्वारा की गई। लेकिन अब उम्र के साथ इन्हें एक उपाधि दी गई, साहे बेखबर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि बहादुर शाह प्रथम को कौन सी उपाधि दी गई? साहे बेखबर। ठीक है, यहां तक हो गया बहादुर शाह प्रथम। अब सिडनी ओवन के अनुसार अंतिम मुगल सम्राट था जिनके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो किस इतिहासकार ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में या फिर किसी मुगल सम्राट के बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, ये किस इतिहासकार ने कहा, या किस मुगल सम्राट के लिए सिडनी ओवन ने कि ये अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो बहादुर शाह प्रथम तो मुगल सम्राट था और सिडनी ओवन महोदय थे जिन्होंने
क्या कहा था कि किसी भी, ये अंतिम मुगल सम्राट है जिनके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो सिडनी ओवन। इन्होंने अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में इन्होंने कहा है कि अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ये किसके बारे में कहा? बहादुर शाह प्रथम के बारे में। किसने कहा? सिडनी ओवन इतिहासकार महोदय ने। फिर जुल्फिकार। अब अपन आगे बात करते हैं कि इनके बाद, मतलब बहादुर शाह प्रथम के बारे में आपको जो महत्वपूर्ण बात है, इनको जो वास्तविक नाम था वो था मुअज्जम। इन्होंने अपने छोटे भाई को जजाऊ के युद्ध में हराकर मुगल गद्दी प्राप्त की। ठीक है, सबसे उम्र दराज व्यक्ति थे जिन्होंने बादशाह की, मुगल बादशाह का पद प्राप्त किया। ठीक है, और इन्हें जो उपाधि दी गई वो दी गई शाहे बेखबर की। इसके बाद सिडनी ओवन महोदय ने कहा है कि यह अंतिम मुगल सम्राट था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखेंगे इनके बाद जहादार शाह, जिन्होंने 1712 से 13 तक शासन किया। और इन्होंने क्या है कि जो शासन सत्ता है वो जुल्फिकार के माध्यम से प्राप्त की, जिसे बाद में इन्होंने अपना वजीर बनाया और अपना शासन व्यवस्था स्थापित की। और इन पे जो प्रभाव था, एक लाल कंवर नाम की नृत्यांगना थी, उसका प्रभाव था। ठीक है, जहादार शाह, इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1712 से लेकर 1713 ईस्वी। ठीक है, अब इन्होंने शासन सत्ता ईरानी गुट के थे। कौन? ईरानी गुट के अमीर जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां की सहायता से इन्होंने क्या किया? मुगल गद्दी को प्राप्त किया। और इनका जो शासनकाल है वो लगभग 11 माह तक रहता है। इनका जो शासनकाल है वो 11 माह तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, और इनके बारे में, और अब जुल्फिकार खां को 7,000 की मनसब प्रदान की गई। ठीक है, ये तो हो गई मनसब। वजीर मुतलक पद दिया गया। वजीर मुतलक का पद इन्हें दिया गया था। तो वजीर का पद इन्हें प्रदान किया गया और 7,000 की मनसब प्रदान की गई जहादार शाह द्वारा। किसको? जुल्फिकार खां को। इन्हीं की सहायता से क्या है, इन्होंने मुगल गद्दी को प्राप्त किया था। और इनके शासनकाल के बारे में खाफी का महोदय कहते हैं कि इनका जो शासन था वो नाचने गाने वालों के लिए गोल्डन पीरियड था। ठीक है, तो इनके बारे में खाफी खान ने कहा है कि ये इनका शासनकाल नाचने गाने वालों के लिए
अच्छा था। ये इनके बारे में खाफी खां महोदय ने कहा है। और जब वजीर ये थे, वास्तविक रूप से सत्ता जुल्फिकार के पास में थी। इनका जो सारा का सारा टाइम था वो जादर शाह का लाल कंवर नाम की एक नर्तांगना थी, इनके प्रभाव में इनके द्वारा शासन सत्ता की जाती है। और इनको जो उपाधि दी गई वो थी लंपट मूर्ख की उपाधि दी गई, मूर्ख। और साहिब एकबर की उपाधि किसे दी गई थी? बहादुर शाह प्रथम को। और इनके बारे में अगर अपन और देखते हैं, इन्होंने क्या किया कि जुल्फिकार महोदय ने अपनी जागीर को, आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए जो जागीर बांटने की प्रथा थी उस पे रोक लगाई थी। वो किसके शासनकाल में लगी थी? जहादार शाह के शासनकाल में लगी थी। और इन्होंने क्या किया है कि जो मारवाड़ मतलब जोधपुर के राजा थे, जिनका समझौता हुआ था बहादुर शाह प्रथम के टाइम, उन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की गई तथा गुजरात की सूबेदारी तथा आमेर के शासक को मिर्जा राजा की उपाधि और मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई। ठीक है, ये बात महत्वपूर्ण है, राजस्थान के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। और अपन जैसे ऑल ओवर देखें तो भी ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जहादार शाह द्वारा मिर्जा राजा और महाराजा की उपाधि किसे प्रदान की गई और कौन सी जागीरें उन्हें प्रदान की गई। तो मारवाड़ के शासक कौन है साहब? अजीत सिंह। इन्हें उपाधि दी गई महाराजा की और इन्हें गुजरात की जागीर प्रदान की गई। उपाधि का नाम है इनका महाराजा। ठीक बात। और इन्हें जागीर कौन सी प्रदान की गई? गुजरात की। ठीक है। दूसरे शासक थे कौन? जयपुर के राजा, जयपुर या अपन इसको बोल सकते हैं आमेर के शासक। आमेर के शासक को, आमेर के कौन थे? जय सिंह। ये जय सिंह प्रथम है साहब। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। मिर्जा राजा की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? जहादार शाह के द्वारा प्रदान की। किसे प्रदान की गई? आमेर के शासक हैं कौन? जय सिंह प्रथम। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? मिर्जा राजा की उपाधि की। और कौन सी जागीर प्रदान की गई? मालवा की जागीर प्रदान की गई। ठीक है, ये बात याद रखनी है। मारवाड़ के शासक कौन है? अजीत सिंह। अजीत सिंह को उपाधि दी गई, महाराजा की उपाधि की। जागीर कौन सी? गुजरात की जागीर दी गई। जय सिंह प्रथम आमेर के शासक हैं, मिर्जा राजा की उपाधि दी गई। जागीर कौन सी दी गई? मालवा की जागीर इन्हें प्रदान की गई। और जुल्फिकार ने मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी के साथ चौथ की वसूली का भी अधिकार प्रदान किया गया, जो पहले किसके द्वारा? मुगलों को प्राप्त था। अब क्या है कि दो कर थे जो अपन मराठों में विस्तार से पढ़ेंगे, एक तो चौथ, एक सरदेश मुखी। तो वो चौथ तो वसूली अपने जो क्षेत्र थे जिन पे वो शासन की या अधिकार की या आक्रमण की सुरक्षा के लिए करते थे, और अपने क्षेत्र के देशमुख होने के नाते वो सरदेश मुखी कर लेते थे। ये दो तरह के मराठों में अपन पढ़ेंगे। लेकिन जुल्फिकार खान ने मराठों को दक्कन में सरदेश मुखी के साथ साथ चौथ वसूली का अधिकार दिया, परंतु ये वसूली केवल किसके द्वारा की जाएगी? मुगल अधिकारियों के द्वारा की जाएगी, और मुगल अधिकारियों को प्राप्त वसूली करके मराठों को सौंप दी जाएगी। ठीक है, तो ये व्यवस्था किसके द्वारा की गई? जुल्फिकार खान द्वारा की गई। कहाँ? दक्कन में। दक्कन में क्या हुआ साहब? मराठे हैं,
मराठे इस टाइम तक पावरफुल हो गए थे और 1720 तक आते आते तो पेशवाई इतनी तरह से छा जाती है कि वास्तविक रूप से उन्होंने 1740 तक प्रूव कर दिया था कि भारत की बादशाह या मुगल एकदम से समाप्त हो जाएंगे और भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, दक्कन में मराठों ने क्या किया, मराठों को यह अधिकार दिया गया, पहले वो लेते थे सरदेश मुखी, ये इनके द्वारा वसूल किया जाता था। अब है चौथ, इस चौथ की वसूली भी क्या करेंगे, कहा जाएगी, मराठों के पास जाएगी, लेकिन इसको वसूल कौन करेंगे, मुगल प्रशासन। ठीक है साहब, अब आगे अपन बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, मुगल साम्राज्य में इन्होंने क्या किया कि जुल्फिकार खां के कहने पे जहादर शाह ने राज्य के कुछ भागों से जजिया कर हटा दिया जाता है। किसके द्वारा, जहादार शाह द्वारा। किसके कहने पे, जुल्फिकार खान के कहने पे। कौन थे, इन्हें वजीर का पद दिया गया था, ये ईरानी गुट के अमीर थे। ठीक है, तो इतनी बात हो गई। अब अपन वापस से रिकॉल करते हैं जहादार शाह के बारे में। इनका शासनकाल है 11 महीने का। कब से कब, 1712 से लेकर 13 ईस्वी तक 11 महीने इन्होंने शासन किया। इन्हें जो इनके साथ जो बात हुई वो ये थी कि पहले इन्हें क्या है कि वजीर का पद दिया जाता है, किसे, जुल्फिकार खां को। क्यों, क्योंकि ईरानी गुट के अमीर थे, उन्हीं के द्वारा इन्हें शासन पे स्थापित किया जाता है। फिर इनका जो टाइम है वो काफी काम होते, कहते हैं कि नृत्यांगनाओं के लिए अच्छा काल माना जाता है। तो ये लाल कंवर नाम की एक नृत्यांगना के प्रभाव में रहकर अपने शासन व्यवस्था को चलाते हैं। ठीक है, तो वहां क्या आएंगे, वजीर जुल्फिकार खां हो जाते हैं पावरफुल, और उनके प्रभाव से ही मराठों को और जो मुगल साम्राज्य के जो अधीनस्थ पार्ट माने जाते थे, जैसे मारवाड़ और आमेर, तो मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी जाती है और गुजरात की जागीर प्रदान की जाती है, और आमेर के जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है और मालवा की जागीर प्रदान की जाती है। फिर इनके द्वारा एक निर्णय लिया जाता है कि कुछ क्षेत्रों से जजिया समाप्त कर दिया जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात मराठों के लिए कि मराठों को सरदेश मुखी के साथ दक्कन में चौथ की वसूली का भी अधिकार इन्हें प्रदान किया जाता है। इसके लिए एक शर्त रखी जाती है कि चौथ की वसूली कौन करेंगे, मुगल प्रशासन द्वारा की जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन कक्षा में पढ़ेंगे इनके आगे उत्तर मुगल कालीन शासन में आगे के शासक, जिनमें होंगे जहादार शाह के बाद फर्रुखशियर, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।